सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारा फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं CISF HCM और ASI आपकी दोस्तों दोनों वैकेंसी जो साल 2019 के अंतर्गत आपकी वैकेंसी जारी की गई थी HCM पोस्ट वालों की, और साल 2022 के अंतर्गत दोस्तों जो वैकेंसी थी 540-48 पोस्ट की ASI प्लस में आपके HCM, उन दोनों के भी, यानी दोस्तों लगभग तीनों ट्रेड्स के, यानी आपके HCM के 2 वैकेंसी और ASI का 1 वैकेंसी, दोनों के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी दिनों से परेशान थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के और इस बार के पैटर्न को लेकर के कि इस बार किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप इसमें से कितना स्कोर कर पाते हो। तो सबसे पहले दोस्तों बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल पूछ रहा है आपका परमानेंट मेंबर्स के बारे में, यानी यूएनओ के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं। आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है आपके 1945 में। ठीक है, आपके 26 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसमें अभी फिलहाल में आपके 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, और आखिरी कंट्रीज है आपका साउथ सूडान इसमें शामिल होने वाला। और यूएनओ की दोस्तों अगर हम बात करें अस्थायी सदस्य की, तो इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स की दोस्तों संख्या 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर्स आपके 10 हैं, यानी टोटल आपके 15 परमानेंट इसमें मेंबर्स होते हैं। स्पेशली आपके जो इंडिया है यानी भारत है, ये आपके आ जाता है नॉन परमानेंट मेंबर में, जिसकी टेन्योर 2 साल की होती है, यानी जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 5 आपके कंट्रीज हैं, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 5 जो है बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके परमानेंट मेंबर्स की बात करें हम तो 5 है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। ठीक है, यानी एक ऐसे देश का नाम बताना है जो इंडिया का बॉर्डर है, इधर कंट्री हो गया, इधर इंडिया हो गया और बीच में ये जो है पास है, इसका नाम क्या है, तो नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास। आपके ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान और बर्मा। तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा है इसके पार लगने वाला जो देश है ये है चीन। ठीक है, चीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जो नाथुला दर्रा है यानी नाथुला पास है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, यानी कौन से राज्य में लोकेटेड है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्टेट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यानी स्पेशली पास से कि किस राज्य में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन दोस्तों जो था एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी एक तरह से कहें तो हम संस्था है, जिस तरह से आपका डीएवी हो गया, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक इसी तरह से ये भी है रामकृष्ण मिशन। आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी आदिनाथ। तो दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना की थी आपके स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और ये रामकृष्ण परमहंस जो थे ये गुरु थे किनके, तो स्वामी विवेकानंद का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सॉरी ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खजुराहो स्थित है। खजुराहो दोस्तों एक पैलेस है, वो स्थित है कहाँ पे स्थित है, एक जगह है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों जो खजुराहो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी एमपी में। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है, स्पेशली जैसे आपके जीडी वगैरह का पेपर हो गया, कांस्टेबल वगैरह, कि सांची स्तूप जो दोस्तों है, सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है, यानी कौन से राज्य में ये स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप, तो ये भी दोस्तों कहाँ पे है, आपका एमपी में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कि जो प्राचीन एक तरह से कहें कलाकृति है यानी आर्ट है भीमबेटका, भीमबेटका। ठीक है, बेटका ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों भीमबेटका भी आपकी स्थित है कहाँ पे, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यानी 2-3 पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश के हम सीएम की बात करें तो दोस्तों ये हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर की अगर हम बात कर लेते हैं तो गवर्नर दोस्तों अभी आपके मगन भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीएम एंड गवर्नर भी आपको याद रखने होंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप इस समय से मार ही लोगे कि दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दिया जाता है श्रेष्ठ गुरु को। ठीक है, यानी जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों कि आपके ये जो है छात्र के लिए कौन सा पुरस्कार होता है, तो ये तो फिर कुछ नहीं होता है। फिल्म के लिए आपका टॉप पुरस्कार है भारत में दादा साहब फाल्के, दादा साहब
फाल के, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर दोस्तों मिलता है, अभी हाल ही में मिला है आपको इंडिया के नाटू नाटू गाने को, तो फिल्म के लिए हो गया। कला के लिए दोस्तों, आर्ट के लिए इंडिया में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, साहित्य पुरस्कार आपका दिया जाता है कला वगैरह के क्षेत्र में। और एक तरह से कहें तो ये सारे पुरस्कार ये भी तो आर्ट में ही आ जाते हैं आपके, तो ये कला के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, यानी श्रीलंका की दोस्तों जो करेंसी है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन इस जैसे दिए गए हैं रुपया, यूरो, येन और डॉलर। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों किसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब, ये हो जाएगा रुपया। अब रुपया चलाने वाले देश की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ट्रिक है मामा, ठीक है, मामा, श्री, ने, भाई से पैसा पाया, ठीक है, पाया। इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनका कि जो करेंसी है ये आपका रुपया है। कंट्रीज कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा, म से मालदीव, ठीक है, मालदीव, मा से मारिसस, ठीक है, इसके बाद श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ठीक है, से सेसेल्स, ठीक है, सेसेल्स भी एक देश है, सेसेल्स ध्यान रखिएगा, वहाँ की भी करेंसी आपकी रुपया ही है, सेसेल्स, ठीक है। पा से पाकिस्तान, ठीक है। बाकी दोस्तों जो कंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज दोस्तों जो हैं ये आपकी चलाते हैं करेंसी कौन सी, तो रुपया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड क्रेंच। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में भारत में मिला था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों मिला था, कब मिला था, तो 1913 में मिला था, ठीक है। किसे मिला था, तो ये मिला था आपके रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि एक काव्य है, एक पुस्तक है, इन्होंने लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो 1913 में इनको दिया गया था, ठीक है। कौन सा, तो प्रथम नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार को दोस्तों 1913 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, ठीक है। चौथ नामक, चौथ दोस्तों एक टैक्स होता था। ऑप्शन है मराठों, मुगलों, खिलजियों और अंग्रेजों द्वारा। तो दोस्तों चौथ जो टैक्स था ये एसोसिएटेड था आपका मराठों से, ठीक है, मराठों द्वारा लिया जाता था। स्पेशली काफ़ी सारे टैक्स फेमस थे उस समय, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट टैक्स था ये था आपका जाजिया कर, जाजिया कर, ठीक है। इसको स्टार्ट किसने किया था, तो आपके गयासुद्दीन बलवन ने, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था, बलवन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इसको समाप्त किया गया था 1564 में, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा, अकबर ने इसको खत्म किया था। जाजिया दोस्तों एक तरह का टैक्स होता था जो कि स्पेशली लगता था नॉन मुस्लिम्स पे, यानी जो मुस्लिम नहीं है जैसे कि हिंदू वगैरह हो गए, तो इनके ऊपर लगाया जाता था। आप अगर कहीं यात्रा करने, धर्म यात्रा करने जा रहे हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ता था। तो इसको समाप्त किसने किया था, तो अकबर ने इसको समाप्त किया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से औरंगजेब ने इसे स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। दोस्तों धनराज पिल्ले एक मशहूर खिलाड़ी हैं, तो इनमें से किसके हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो धनराज पिल्ले दोस्तों जो है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, हॉकी से, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। और धनराज पिल्ले का संबंध एक तरह से कहें तो हॉकी से काफ़ी प्राचीन रहा है, क्योंकि ये इंडिया के एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने काफ़ी सारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाए इंडिया को, ठीक है। और इनके नाम पे हॉकी में एक कप भी होता है, धनराज कप, ठीक है, धनराज पिल्ले कप, ठीक है, एसोसिएटेड है आपके हॉकी से। क्रिकेट की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो क्रिकेट के कुछ फेमस कप जैसे कि आपका हो जाता है देवघर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी। इसके बाद आपका आईपीएल हो जाता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सारी एसोसिएटेड हैं आपके क्रिकेट से। फुटबॉल से दोस्तों बात कर लेते हैं, तो फेमस आपके हो जाते हैं डूरंड कप, ठीक है, डूरंड कप। इसके बाद आपका दोस्तों हो जाएगा डूरंड कप के बाद फुटबॉल में आपके एसोसिएटेड संतोष ट्रॉफी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी इससे काफ़ी बार पूछा गया है। अब स्टूडेंट कन्फ्यूजन में कहते हैं कि संतोष ट्रॉफी इससे होगा, क्रिकेट से होगा या फिर इससे होगा, तो ये आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत आइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज़ है वो ये है कि CISF कांस्टेबल फायरमैन, चाहे आप HCM और ASI किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी लोग के लिए दोस्तों आपके जनरल इंटेलिजेंस, हिंदी, मैथमेटिक्स और GK GS, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट के जो PDF हैं आपको मिल रहे हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे, इस नंबर पर 900691 पे। चारों सब्जेक्ट का PDF दोस्तों ओनली ₹28 में, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस PDF को देखने के बाद आपने अगर मैथ के सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लिए, तो आपके जो एटलीस्ट कितना भी अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े होगे ना, तो फिर भी इसको पढ़ने के बाद आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। रीजनिंग वगैरह में ट्रिक्स, बस केवल ट्रिक्स है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, बस ट्रिक है, केवल ट्रिक एक बार पढ़ के बाकी आप कहीं से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अगर आपको ये लेना होगा तो दोस्तों आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। ये चारों दोस्तों आपको केवल ₹28 में है, तो जिनको भी खरीदना है जल्दी से जाकर के संपर्क करो, इस नंबर पर मैसेज करो। इसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं
चलते हैं 10 के ऊपर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतलज, माही, यमुना और गंगा। तो दोस्तों भाखड़ा नंगल जो बांध है ये आपके स्थित है सतलज नदी पे। अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा बांध, तो दोस्तों सबसे जो लंबा बांध अगर मैं बात करूं कि भारत में कौन सा है, तो ये महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध दोस्तों जो है, हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? तो ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। ये सबसे लंबा बांध है अभी तक का भारत में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कुछ शिक्षक दिवस अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आप अब बताइए मुझे कि ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे, क्योंकि आपके दिवस से भी एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ओजोन डे दोस्तों बेसिकली कब मनाया जाता है आपका? और उसके बाद शांति दिवस, ठीक है, शांति, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसके बाद बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बालिका दिवस। एयरफोर्स डे यानी एयरफोर्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे दोस्तों आपको मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को। शांति दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपका, तो दोस्तों शांति दिवस जो है आपका ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बालिका दोस्तों जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को, 4 जनवरी को, सॉरी, ठीक है। इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 5 सितंबर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डे कब मनाया जाता है, भारतीय सशस्त्र सेना बल दिवस कब मनाया जाता है? इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ठीक है, यानी जो आपका न्यूक्लियर अटैक है जापान पे, ये कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1945, 1954, 1985 और 1947। तो दोस्तों जो जापान पे परमाणु बम अटैक हुआ था, एक हुआ था आपका 6 अगस्त को, ठीक है, एक हुआ था आपका 6 अगस्त को, एक हुआ था आपका 9 अगस्त को, ठीक है। 6 अगस्त को जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, ये भी पूछता है कि लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को गिरा था आपका फैटमैन, ठीक है, फैटमैन। ये 2 बम गिरे थे आपको जापान पे, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। ये भी पूछता है कि जो बम गिरा था उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा लिटिल बॉय 6 अगस्त को, और फैट मैन यानी फटने वाला बम यानी बड़ा, तो ये 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये आपका 1945 में गिराया गया था, 1945 में। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त वाला हिरोशिमा पर गिरा था, और 9 अगस्त वाला आपका नागासाकी पर, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों एक पिक्चर थी, मशहूर हुई थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि गांधी जो फिल्म थी उसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों ये थे आपके बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? नेचुरल सैटेलाइट। तो आप सभी को पता होगा कि मून दोस्तों जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन अब आपको बताना है कि बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति यानी जुपिटर का दोस्तों जो नेचुरल सैटेलाइट है सबसे बड़ा वो कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? मार्स के दोस्तों आपके यानी मंगल के 2 सैटेलाइट से जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जाते हैं, एक होता है आपका फोर्ब्स, ठीक है, और एक होता है आपका डिमोस, ठीक है। फोर्ब्स और डिमोस 2 सैटेलाइट्स हैं किसके? तो आपके मार्स के। और बृहस्पति का दोस्तों कौन होगा सबसे बड़ा? तो ये होगा गाइनेमेडा, ठीक है, गाइनेमेडा, ये सबसे बड़ा है आपका किसका? तो बृहस्पति का। वर्तमान में दोस्तों आपके जो सबसे ज़्यादा, अगर हम सैटर्न की बात करें यानी सॉरी सैटर्न कह रहे हैं, सैटेलाइट की बात करें, नेचुरल सैटेलाइट, तो ये अभी आपके सैटर्न के पास है यानी शनि के पास है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक फेमस पुस्तक है, ये किसने लिखा था? और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, और जवाहरलाल नेहरू 2 बार हो गया है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जो कि काफ़ी फेमस है, इसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी की एक और फेमस किताब हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज कब आई थी? ये तो आई थी 1909 में, ठीक है, 1909 में। इसके अलावा महात्मा गांधी ने हरिजन, ठीक है, हरिजन नाम की एक पत्रिका भी लिखी थी, ठीक है, हरिजन नाम की भी पूछता है। 1932 के समय के आसपास हरिजन नाम की पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस थे, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 15 में से काफ़ी सारे लोगों ने आउट ऑफ 15 स्कोर किया होगा, जिनका भी स्कोर 12-13 प्लस है, ठीक है, 12-13 प्लस है। तो आप यकीन मानो कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और आप अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर लोगे। और बाकी दोस्तों इसमें 22 क्वेश्चन ही क्यों है, 10 क्वेश्चन क्यों नहीं है? तो 10 क्वेश्चन बेसिकली आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो इसकी सीरीज आपको आगे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस तरह का वीडियोस कंटिन्यू रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि हम इस तरह के वीडियोस और बना के आपको प्रोवाइड करवाएं। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।